हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास दर्शन में। राधे राधे दोस्तों। आज की इस गहन चर्चा और हमारी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, जरा कल्पना कीजिए, लाखों सालों से इंसान सिर्फ पत्थरों के भरोसे जी रहा था, है ना। जानवरों का शिकार करना हो या पेड़ काटना हो, उसके पास सिर्फ खुरदुरे या नुकीले पत्थर थे। बिल्कुल मैम। और फिर अचानक एक दिन उसे एक ऐसी जादुई चीज मिल जाती है जो आग में पिघल जाती है। हाँ, जो चमकती है और उसे किसी भी मन चाहे आकार में ढाला जा सकता है। सही कहा। और दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, मतलब ये हमारे इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है जिसे हम ताम्र पाषाण काल या चैलकोलिथिक एज कहते हैं। एकदम सही सर। तो आज की कक्षा का हमारा जो लक्ष्य है वो इसी महत्वपूर्ण कालखंड को पूरी तरह से डीकोड करना है। बिल्कुल। हमारे सामने जो पीडीएफ नोट्स है ना, वे बिल्कुल नवीनतम उत्खनन साक्ष्यों पर आधारित हैं। हम इन नोट्स को एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। हाँ, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। इतिहास को रटना नहीं है विद्यार्थियों, उसे महसूस करना है। सही बात है। तो चलिए मैम, हमारे नोट्स के पहले खंड परिचय एवं परिभाषा से शुरुआत करते हैं। जी सर। तो नोट्स की पहली लाइन में पढ़ रही हूँ। ताम्र पाषाण का अर्थ, तांबा यानी कॉपर प्लस पाषाण यानी स्टोन, उपकरणों का एक साथ उपयोग। सर, मेरा यहाँ एक बुनियादी सवाल है। अगर इंसान को तांबा मिल गया था, जो कि मतलब एक बहुत ही बेहतरीन धातु है, तो फिर उसने पत्थरों का उपयोग पूरी तरह से क्यों नहीं छोड़ दिया? आसान शब्दों में समझो मैम। मान लो कि आज बाजार में कोई बहुत ही नई और महंगी तकनीक आती है, तो क्या हर इंसान तुरंत अपनी पुरानी चीजें फेंक कर नई तकनीक अपना लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही बात है। तांबा इंसान द्वारा खोजी गई पहली धातु जरूर थी, लेकिन मतलब ये हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं थी, ये दुर्लभ थी। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों के लिए पत्थरों का इस्तेमाल जारी रखा। एकदम सही। और जो विशेष या भारी काम थे, उनके लिए तांबे का उपयोग शुरू किया। इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण यानी तांबा और पत्थर दोनों का काल कहते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। चलिए नोट्स की अगली लाइन पर चलते हैं। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु तांबा ही थी, जिसका उपयोग लगभग 5000 बीसी के आसपास शुरू हुआ। अरे इधर भी ध्यान दो छात्रों। ये 5000 ईसा पूर्व का जो समय है ना, ये इतिहास में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग है। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर सीधा सवाल आता है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। कई छात्र जल्दबाजी में लोहा टिक कर देते हैं। हाँ, ये गलती बहुत आम है। लेकिन नहीं विद्यार्थियों, वो तांबा है। तांबे को खोजना और उसे पिघलाकर औजार बनाना रसायन विज्ञान और धातु कर्म की दुनिया में इंसान का पहला कदम था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नोट्स आगे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों का निर्माण इसी काल के लोगों ने किया। जी। सर, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इन्होंने धातु खोज ली थी, जो एक बहुत बड़ी तकनीकी प्रगति है, लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इन्होंने ग्रामीण बस्तियां बसाई, जबकि हड़प्पा जैसी सभ्यता तो पूरी तरह शहरी थी। ऐसा क्यों? बहुत ही बढ़िया विशेषणात्मक बिंदु है मैम ये। इसे ऐसे समझो विद्यार्थियों कि शहर रातों रात नहीं बसते, है ना। हाँ, वो तो है। घुमंतू जीवन से निकलकर इंसान ने पहली बार एक जगह टिक कर रहना शुरू किया था। जब वो एक जगह रुके तो उन्होंने खेती शुरू की, झोपड़ियां बनाई और इसी से गांवों का निर्माण हुआ। अच्छा, मतलब ये हड़प्पा से पहले का बेस था। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ही उन्नत दौर था, जो इसके बाद के चरणों में शहरों के रूप में विकसित हुआ। लेकिन उन शहरों को अनाज कहां से मिलता था? इन्हीं ग्रामीण बस्तियों से। एकदम सही मैम, इन ताम्रपाषाणी ग्रामीण बस्तियों से। ये मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसने भविष्य के शहरों के लिए एक ठोस नींव तैयार की। मतलब ये हमारे आज के गांवों का सबसे प्राचीन रूप था। बहुत रोचक। तो चलिए अब हम नोट्स के दूसरे खंड सिद्धांत एवं जीवन शैली की ओर बढ़ते हैं। जी मैम, पढ़िए। पहली लाइन है, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि और पशुपालन। जैसे कि आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है ना। हाँ। और मुख्य व्यवसाय खेती है, वैसे ही उस समय भी था। उन्होंने गेहूं, जौ और दालें उगाना शुरू कर दिया था और केवल शिकार पर निर्भर रहने के बजाय
उन्होंने गाय, बैल, भेड़ और बकरियों को पालतू बना लिया। मतलब पशुपालन से उन्हें दूध, मांस और खेती के लिए जानवरों की ताकत मिलने लगी थी। बिल्कुल मैम, ये इंसान के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने की पूरी प्रक्रिया का सबसे परिपक्व चरण था। और उनके घरों के बारे में नोट्स में लिखा है आवास, नदियों के किनारे, पत्थर या कच्ची ईंटों के मकान। अब मैं समझ पा रही हूँ कि नदियों के किनारे क्यों, पानी और उपजाऊ मिट्टी के लिए, है ना? सही पकड़ा आपने। लेकिन कच्ची ईंटें क्यों? मतलब क्या उन्हें पक्की ईंटें बनानी नहीं आती थी सर? बिल्कुल मैम, उन्हें आग में ईंटों को पकाना अभी नहीं आया था, जो कि हम बाद में हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं। अच्छा। यहाँ के लोगों ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का समझदारी से इस्तेमाल किया। जहाँ पत्थर आसानी से मिलते थे, जैसे राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में, वहाँ उन्होंने पत्थर के घर बनाए। और जहाँ पत्थर नहीं थे, जहाँ सिर्फ मिट्टी थी, वहाँ उन्होंने गारा और मिट्टी को मिलाकर कच्ची ईंटें बनाई और उन्हें धूप में सुखाकर दीवारें खड़ी की। क्या बात है। नोट्स की अगली लाइन पर आते हैं और छात्रों, ये एक बड़ा एग्जाम पॉइंट है। अरे इधर भी ध्यान दो। हाँ, बिल्कुल ध्यान दें विद्यार्थी। नोट्स कहते हैं मृद भांड। इस काल के लोग सर्वप्रथम चित्रित मृद भांड यानी पेंटेड पॉटरी का उपयोग करने वाले माने जाते हैं। जी। सर, जब हम चित्रित मृद भांड कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वे बर्तनों पर वैसी ही चित्रकारी करते थे जैसे आज हम अपने घरों में मेहमानों के आने पर डिजाइनर प्लेट्स निकालते हैं? आप इसे बिल्कुल वैसे ही समझ सकती हैं मैम। अच्छा, एक बात सोचिए, जब इंसान सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद में लगा रहता है, तब वो कला के बारे में नहीं सोचता। हाँ, तब तो बस सर्वाइवल की चिंता होती है। सही कहा। लेकिन जब खेती की वजह से उसके पास अतिरिक्त अनाज आ गया, जीवन में थोड़ी स्थिरता आ गई, तो उसने अपनी कलात्मकता को बाहर निकाला। अच्छा। ताम्रपाषाण काल के लोगों ने अपने बर्तनों को लाल और काले रंगों से रंगना शुरू किया। उन पर ज्यामिति या आकृतियां, जानवरों और पक्षियों के चित्र बनाए। अरे वाह, मतलब ये उनकी कलात्मक प्रगति का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। परीक्षा के लिहाज से विद्यार्थियों को ये याद रखना है कि भारत में सबसे पहले चित्रित बर्तन इसी काल में मिलते हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु नोट्स में और है, निरंतरता। हड़प्पा के पतन के बाद भी भारत के कई हिस्सों में ये ग्रामीण संस्कृति अस्तित्व में रही। सुनो तो विद्यार्थियों, इतिहास कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जो एक स्टेशन से छूटकर सीधे दूसरे पर रुके। हाँ। है ना? सही बात है। जब उत्तर पश्चिम भारत में हड़प्पा के महान शहर अपने पतन की ओर जा रहे थे, तब भी मध्य भारत और दक्षिण भारत में ये ताम्रपाषाणिक गांव आराम से फल फूल रहे थे। यानी ये संस्कृति हड़प्पा से पहले भी थी, उसके समकालीन भी थी और उसके बाद भी कई सदियों तक चलती रही। एकदम सटीक विश्लेषण मैम। चलिए, अब हम तीसरे खंड प्रकार भौगोलिक विस्तार और कालक्रम पर आते हैं। नोट्स की लाइन है, भारत में ताम्रपाषाण काल को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला दक्षिण पूर्व राजस्थान, दूसरा पश्चिम मध्य प्रदेश और तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र। ऐसा क्यों सर? क्या पूरे भारत में एक जैसी संस्कृति नहीं थी? इसे ऐसे मान लो मैम कि आज भी अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाती हैं, तो आपको वहाँ के खान पान, कपड़ों और घरों की बनावट में अंतर दिखता है ना? हाँ, बिल्कुल दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूगोल हमारी जीवन शैली तय करता है। राजस्थान में पत्थर और तांबा ज्यादा था, तो वहां का विकास अलग तरह से हुआ। अच्छा, और महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में नदियां और काली मिट्टी थी, तो वहां का विकास अलग हुआ। इतिहासकार इन अलग अलग इलाकों को वहां मिलने वाले विशिष्ट बर्तनों के आधार पर अलग अलग संस्कृतियों का नाम देते हैं। समझ गई। और अब बारी है कालक्रम की, यानी क्रोनोलॉजी की। छात्रों, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये क्रम निर्धारण वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। सुनो तो विद्यार्थियों, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मैं नोट्स से कालक्रम पढ़ रही हूँ। आहार संस्कृति 2100 बीसी से 1500 बीसी, कायखा संस्कृति 2000 बीसी से 1800 बीसी, मालवा संस्कृति 1700 बीसी से 1200 बीसी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली जोरवे संस्कृति 1400 बीसी से 700 बीसी। सर, इसे याद कैसे रखा जाए? सुनो तो, इसे रटने के बजाय इसके बहाव को समझो। सबसे पहले तांबे का काम राजस्थान में शुरू हुआ, इसलिए आहाड़ सबसे पुराना है। अच्छा, मतलब 2100 बीसी। हाँ, उसके बाद ये ज्ञान मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ा, जहां कायथा और फिर मालवा संस्कृति विकसित हुई, और अंत में यह महाराष्ट्र की तरफ गया, जहां जोरवे संस्कृति पनपी।
जो कि 700 BC तक चली। बिल्कुल मैम। जोरवे संस्कृति इतनी मजबूत थी कि जब उत्तर भारत में लोग लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे, तब भी महाराष्ट्र में लोग तांबे और पत्थर के औजारों से ही अपना शानदार जीवन जी रहे थे। अरे वाह, तो क्रम बस यूं याद रखना है विद्यार्थियों। राजस्थान से शुरू होकर मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र तक, यानी आहाड़, फिर कायथा, फिर मालवा और अंत में जोरवे। एकदम सही। बहुत ही आसान कर दिया आपने इसे। चलिए, अब हम चौथे खंड की तरफ मुड़ते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों का डीप डाइव। सबसे पहले राजस्थान। जी। नोट्स कहते हैं आहाड़, बनास नदी तट या आहाड़ नदी। इसका प्राचीन नाम तांबावती और स्थानीय नाम धूलकोट है। यहाँ के लोग पत्थर के घरों में रहते थे। अच्छा, जरा सोचो विद्यार्थियों, किसी जगह का नाम तांबावती क्यों रखा जाएगा? तांबे की वजह से? जाहिर है, जहां तांबा बहुतायत में मिलेगा। आहाड़ अरावली पहाड़ियों के पास स्थित है, जहां आज भी खेतड़ी की खदानों से तांबा निकाला जाता है। अच्छा, मतलब इन प्राचीन लोगों ने तांबे की खदानों को खोज लिया था। बिल्कुल मैम। यहां से खुदाई में इतने तांबे के औजार मिले हैं कि इसे तांबे वाली जगह यानी तांबावती कहा गया। और आज के समय में स्थानीय लोग उस प्राचीन टीले को धूलकोट कहते हैं। बहुत दिलचस्प है। नोट्स में आगे है उत्खनन, RC अग्रवाल द्वारा। यहाँ से श्वेत चित्रित मृद भांड मिले हैं। इसके तुरंत बाद गिलुंड का जिक्र है। बनास नदी के तट पर इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ से प्रस्तर फलक यानी स्टोन ब्लेड उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। जी। सर, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर आहाड़ में इतना तांबा था, तो उसी के पास गिलुंड में पत्थर के ब्लेड की फैक्ट्री क्यों चल रही थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है मैम। समझो विद्यार्थियों, तांबा बेशक मिल गया था, लेकिन वह अभी भी एक मूल्यवान और कीमती धातु थी। जैसे आज सोना या चांदी? हाँ, जैसे आज हर चीज टाइटेनियम की नहीं बनती, वैसे ही तब हर औजार तांबे का नहीं बनता था। पेड़ काटने या शिकार करने के भारी औजार तांबे से बनते थे। अच्छा, तो रोजमर्रा के कामों के लिए? रोजमर्रा के कामों के लिए, जैसे सब्जी काटना, खाल छीलना, इसके लिए तेज धार वाले छोटे पत्थरों की जरूरत थी। गिलुंड ने इसी बात का फायदा उठाया और वहां पत्थर के ब्लेड बनाने का एक पूरा उद्योग स्थापित हो गया। अरे वाह, मतलब ये आपस में व्यापार करते थे? बिल्कुल मैम, व्यापार होता था। व्यापार का ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलिए, अब मध्य प्रदेश के स्थलों पर नजर डालते हैं। पढ़िए मैम। मालवा एवं नवदा टोली। मालवा की तुलना ईरानी संस्कृति से की जाती है। नवदा टोली सबसे विस्तृत ताम्र पाषाणिक बस्ती है, जहां सबसे ज्यादा अनाज के प्रकार मिले हैं। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। नवदा टोली को आप ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा कृषि केंद्र कह सकते हैं मैम। मध्य प्रदेश का मालवा पठार अपनी काली और उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। हाँ, काली मिट्टी तो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। यहाँ खुदाई में गेहूं, जौ, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, मतलब इतने तरह के अनाज मिले हैं कि भारत के किसी और स्थल पर नहीं मिले। इतने सारे अनाज उगाने का मतलब है कि उन्हें मौसम का, मिट्टी का और बीजों का बहुत गहरा वैज्ञानिक ज्ञान हो चुका था। एकदम सही निष्कर्ष है आपका। अरे, इधर भी ध्यान दो विद्यार्थियों। अगला स्थान एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स में लिखा है गुंगेरिया। ये एक ऐसा स्थान है जहां तांबे का विशाल भंडार और अद्वितीय चांदी के पत्थर यानी सिल्वर शीट्स मिले हैं। सर, चांदी मिलने में इतनी बड़ी बात क्या है? ये बहुत बड़ी बात है मैम। पूरे ताम्र पाषाण काल में मुख्य रूप से तांबा और पत्थर ही मिलता है। चांदी का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अच्छा। गुंगेरिया से तांबे के सैकड़ों औजार एक ही जगह जमीन में गाड़े हुए मिले, जिसे हम होड़ कहते हैं। और साथ ही चांदी की पतली चादरें मिली। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि शायद उस समय चांदी का आयात कहीं दूर से किया जाता था और ये किसी बहुत अमीर या कबीले के मुखिया की संपत्ति रही होगी। इसीलिए गुंगेरिया परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी टॉपिक है। समझ गए। अब मध्य प्रदेश के एक और स्थल कायथा की बात करते हैं। नोट्स कहते हैं कायथा उज्जैन के पास छोटी कालीसिंध नदी के तट पर। यहाँ वृषभ की मृण मूर्ति मिली है। और सुनो तो छात्रों, ये महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर की जन्मभूमि कपित्थक के रूप में भी पहचानी जाती है। एरन भी एक प्रमुख स्थल है। कायथा से जो बैल की मिट्टी की मूर्तियां मिली है ना मैम, वो साबित करती है कि बैल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। न सिर्फ खेतों में हल चलाने के लिए,
बल्कि शायद धार्मिक रूप से भी। हाँ बिल्कुल। और जो आपने वराहमिहिर वाली बात कही, वो इतिहास का एक जादुई संयोग है। गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री वराहमिहिर का जन्म जिस कपिट्ठक गांव में हुआ था, वो यही काया था है। मतलब एक ही जमीन पर पहले ताम्रपाषाण काल के लोग बसे और हजारों साल बाद उसी जमीन ने भारत को एक महान वैज्ञानिक दिया। सच में इतिहास की परतें बहुत गहरी होती हैं। बिल्कुल। अब हम अपने 5वें खंड की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के स्थल शहरीकरण की ओर कदम। इसमें सबसे पहला नाम है दाइमाबाद। जी। नोट्स के अनुसार प्रवरा नदी, कांसे की वस्तुएं मिली और हड़प्पा का स्पष्ट प्रभाव। यहाँ ग्रामीण सभ्यता से नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। समझो विद्यार्थियों, इस बात की गहराई को समझो। अब तक हम कह रहे थे कि ये लोग तांबे का उपयोग करते थे, लेकिन दायमाबाद के लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाकर कांसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कांसा यानी ब्रॉन्ज। हाँ, और कांसा कैसे बनता है? तांबे में टिन मिलाकर। ये एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, और जहां उन्नत तकनीक आती है वहां व्यापार बढ़ता है, धन आता है और गांव धीरे धीरे शहरों में बदलने लगते हैं। इसीलिए दायमाबाद को नगरीकरण का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। बिल्कुल। यहां से हमें हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। इसके बाद जोरवे का जिक्र है, सबसे दीर्घकालिक संस्कृति। यहाँ से गेंडा, हाथी और रथ पर सवार मनुष्य की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली है। जोरवे से मिली वो कांसे की मूर्ति जिसमें एक आदमी रथ चला रहा है और उसे 2 बैल खींच रहे हैं, ये भारतीय पुरातत्व की सबसे शानदार खोजों में से एक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये कोई साधारण खिलौना नहीं था मैम। इतनी बारीक और भारी कांसे की मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने पिघली हुई धातु को सांचे में ढालने की बहुत ही उन्नत तकनीक का प्रयोग किया होगा। ये उनकी इंजीनियरिंग का कमाल था। अद्भुत। अब आते हैं इनामगांव और नेवासा पर। नोट्स में इनामगांव के बारे में है, सबसे बड़ी बस्ती, गोल आकार के मकान, किलेबंद बस्ती और हाथी दांत के शिल्पकार। सर, अगर ये शांतिप्रिय ग्रामीण लोग थे तो इन्हें अपनी बस्ती को किलेबंद करने की यानी चारों तरफ दीवार बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत ही तार्किक सवाल है मैम। जब समाज में कुछ लोग बहुत सारा अनाज उगाने लगते हैं और कुछ लोग हाथी दांत के गहने जैसी महंगी चीजें बनाने लगते हैं, तो बस्ती में धन इकट्ठा होने लगता है। अच्छा, और जहां धन होता है वहां सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। बस्ती के चारों ओर दीवार बनाना ये दिखाता है कि अब समाज में अमीर और गरीब का भेद शुरू हो गया था। जिनके पास गोल आकार के बड़े मकान थे वे शायद कबीले के मुखिया या अमीर लोग रहे होंगे, और बाकी लोग साधारण झोपड़ियों में रहते थे। मतलब ये सामाजिक वर्गीकरण का स्पष्ट साक्ष्य है। एकदम सही। और अब इस कक्षा का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला एग्जाम पॉइंट। विद्यार्थियों ध्यान दें, नेवासा के बारे में नोट्स करें। नेवासा, अद्वितीय कलश समाधि, और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से रेशम का धागा यानी सिल्क थ्रेड प्राप्त हुआ है। इस पर तो सभी छात्र तुरंत डबल स्टार लगा लें। सुनो तो, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि ताम्रपाषाण काल में रेशम का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो बिना संकोच के नेवासा टिक कर दीजिएगा। अच्छा, रेशम का मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है सर? जरा सोचिए मैम, रेशम कोई अच्छी चीज तो है नहीं जो खेत में यूं ही उग जाए। इसके लिए रेशम के कीड़े पालने पड़ते हैं, धागा निकालना पड़ता है। हाँ, ये तो एक पूरी तकनीक है। बिल्कुल। नेवासा में रेशम के धागे का मिलना ये साबित करता है कि महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में लोग न सिर्फ खेती कर रहे थे, बल्कि वस्त्र निर्माण की तकनीक में वो अत्यधिक उन्नत हो चुके थे। और जो कलश समाधि की बात है, वे अपने मृतकों को एक बड़े से मिट्टी के कलश में रखकर घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, है ना? जी मैम। ये दिखाता है कि उनका मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ में बहुत गहरा विश्वास था। क्या बात है सर, एक एक तथ्य के पीछे की पूरी कहानी साफ हो गई। तो छात्रों, अब हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम चरण यानी क्विक रिवीजन मैट्रिक्स पर आ गए हैं। जी, चलिए रिवीजन करते हैं। परीक्षाओं में सीधे मैचिंग के सवाल आते हैं, तो आइए दिमाग में इन नदियों का एक नक्शा बना लें। अहाड़ और गिलुंड संस्कृति, इसका सीधा मिलान होगा बनास या अहाड़ नदी से। बिल्कुल। और कायथा संस्कृति, ये मिलेगी मध्य प्रदेश की छोटी काली सिंध नदी से। मालवा और नवदा टोली, इनका संबंध है नर्मदा नदी घाटी से। और अंत में दायमाबाद व जोरवे, इनका मिलान होगा प्रवरा नदी से। एकदम सही। और चलिए उन मास्टर फैक्ट्स का भी फटाफट रिकैप कर लें जो आपको सीधे परीक्षा में नंबर दिलाएंगे।
सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण कहाँ मिले? आहाड़ में, जिसे ताम्रवती भी कहते हैं। सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड्योपयोग कब हुआ? इसी ताम्र पाषाण काल में, सबसे ज्यादा अनाज के प्रकार कहाँ मिले? नवदा टोली में, नगरीकरण और कांसे का पहला सबूत कहाँ मिला? दाइमाबाद में, और सबसे महत्वपूर्ण, रेशम का सबसे पुराना धागा कहाँ से मिला? नेवासा से। बहुत ही शानदार रिकैप। छात्रों, ये वो तथ्य हैं जो सीधे सीधे परीक्षा के पेपर में छपे हुए मिलते हैं। तो दोस्तों, हम इस पूरी कक्षा के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। जी मैम। निष्कर्ष यही है कि ताम्र पाषाण काल सिर्फ पुराने पत्थरों और कुछ टूटे हुए बर्तनों का समय नहीं था। ये वो मजबूत नींव है जिस पर भारत में भविष्य की धातु कर्म, उन्नत कृषि, वस्त्र उद्योग और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। बिल्कुल मैम। और अब इस कक्षा से विदा लेने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों के मन में एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जरा सोचिएगा, हमारे उन आदिम पूर्वजों ने जब पहली बार नदियों के किनारे बैठकर आग की तेज लपटों में तांबे के एक सख्त टुकड़े को पिघलते हुए देखा होगा, तो वो दृश्य उनके लिए कैसा रहा होगा? बहुत ही अद्भुत रहा होगा, है ना? अगर उन्होंने उस दिन डर कर पीछे हटने के बजाय उस पिघली हुई धातु से औजार बनाने की वो पहली जादुई कोशिश न की होती, तो क्या होता? क्या भविष्य के उन महान साम्राज्यों और आज की इस आधुनिक दुनिया का निर्माण कभी हो पाता? बिल्कुल नहीं। पत्थरों से धातु की ओर उठाया गया वो एक कदम देखने में छोटा जरूर था, लेकिन धातुओं ने ही अंततः मानव इतिहास की पूरी दिशा बदलकर रख दी। विद्यार्थियों, इस पर जरूर सोचिएगा। ये सच में एक बहुत ही गहरा और रोमांचक विचार है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे छात्रों के लिए आज नोट्स समझना बहुत ही आसान हो गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे का टॉपिक अपने आप आसान लगेगा। थैंक्स टू वॉचिंग इतिहास दर्शन। राधे राधे।